प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 49 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन से टॉपिक पर हम थे? आर्द्र तरंग विशिष्ट कार्य का चल रहा था। उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी सैद्धांतिक जो भाग है उसको हमने कवर कर लिया था। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं पहले आर्द्र तरंग विशिष्ट कार्य। आर्द्र तरंग विशिष्ट कार्य, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको पढ़ रहे थे हम। इसका डायग्राम हमने देख लिया था। डायग्राम यानी संरचना, जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ हमने इसकी देख ली थी। और उसके बाद कार्यविधि भी देख ली थी। कार्यविधि में इसकी कार्यविधि कितने पदों में कंप्लीट होती है? 2 टर्म्स में कंप्लीट होती है। एक तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए और एक होती है आपकी ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो गया था। तो कुछ क्या है, फॉर्मूले टाइप से भी है। एक तो इक्वेशंस उसमें यूज की जाती हैं जो आगे यूज होंगी, उनको और देख लेते हैं। उसी हाफ वेव रेक्टिफायर में ही है, छोटा सा पार्ट और है। ठीक है, उसको लेके चलिए। क्या था, दोनों प्रोसेस में हमने देखा था कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में धनात्मक अर्ध चक्र में जो डायोड होता है वो अग्र अवनति में होता है, जिससे लोड पर हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और दूसरे यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ऋणात्मक अर्ध चक्र में जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में होता है, उत्क्रम अवनति में होता है, जिससे लोड पर हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। आउटपुट हमें क्या मिलता है? 0 होता है। ठीक है, तो वो हमने लिख भी लिया था। उसी के आगे देखिए जरा, यदि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि द्वितीय कुंडली डायोड तथा द्वितीय कुंडली डायोड तथा लोड प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर देखोगे आप तो श्रेणी क्रम में आपको मिलेंगे। अब श्रेणी क्रम का मतलब यहाँ पर क्या है? जो कुंडली होगी, कुंडली का भी तो अपना रेजिस्टेंस होता है ना, कोई का अपना प्रतिरोध होगा। ठीक है, किसी धातु की बनी होगी, कोई भी धातु होगी, और धातु का क्या होता है? अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, डायोड का भी रेजिस्टेंस होता है। डायोड भी किससे मिलकर? सेमी कंडक्टर पदार्थ से मिलकर बनाया ना, अर्धचालक धातु से। ठीक है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम किसी का भी हो सकता है, तो उससे मिलकर बनाया, उसमें शुद्धि मिला के। ठीक है, तो इसका भी एक अपना क्या होगा? प्रतिरोध होगा। और RL तो ऑलरेडी लोड प्रतिरोध है ही। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके प्रतिरोध भी क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो इनका तुल्य प्रतिरोध हम देखते हैं क्या आएगा। देखिए, ठीक है, माना RS ये हमने मान लिया द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है। RF क्या लिखा है? RF ये मान लिया हमने डायोड का प्रतिरोध। F क्यों लगाया? F का मतलब फॉरवर्ड वाइस में। ठीक है, डायोड जो इसमें अग्रवाद में इस कार्य कर रहा है, इसलिए। ठीक है, क्या है? डायोड का प्रतिरोध। तीसरा है
आर एल। आर एल का पता है आपको लोड प्रतिरोध, ये आपका लोड प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये तीनों प्रतिरोध ऊपर वाले स्टेटमेंट के अनुसार श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध देखा जाता है तो क्या होता है, तीनों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, आर एस, आर एफ और ये आर एल, ठीक है। अब ओम का नियम यूज करेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्ट अपॉन कुल प्रतिरोध, ये आ जाता है, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, इसमें मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, मान रखने पर, मान रखोगे तो आपको वोल्टा को हम भी मान ले रहे हैं अपॉन आर एस, आर एफ और ये आर, ठीक है। ये तीनों को हमने रख लिया। अब इसमें इसको डालिए समीकरण नंबर 1, माना आर एस और आर एफ को क्योंकि आर एस और आर एफ जो होते हैं, देखो समझो कि हमने आर एस और आर एफ को प्लस करके कैपिटल आर क्यों माना है, उसको देखो जरा कैसे। क्योंकि आर एस और आर एफ जो है, आर एफ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ओके, और आर एस क्या है, सेकेंडरी कॉइल जो है ट्रांसफार्मर की, उसका रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो लोड रेजिस्टेंस के कंपेयर में क्या सी होती है, कम होती है बहुत, ठीक है। आर एस और आर एफ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो आर एल लोड रेजिस्टेंस की कंपेयर में कम रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर आर एस और आर एफ को प्लस कर लिया। तो लगभग क्या उसी कोटि का हो गया, उसी ऑर्डर का हो गया वो, ठीक है। तो आर एस प्लस आर एफ बराबर में क्या मान लिया, कैपिटल आर, इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए हटा दो इसको। ये वैल्यू समीकरण 1 में आप क्या कर देंगे, पुट कर दो, रख दो समीकरण 1 में। ये हमारे समीकरण 1 में रखने पर रखिए, y बराबर v अपॉन आर प्लस आर, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। अब सीनियर में आपने प्रत्यावर्ती वोल्टेज और दिष्ट वोल्टेज का एक चैप्टर होता है, उसमें आपने ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज इनका तरंग रूप का समीकरण पढ़ा है। जरा क्या है, जरा देखिए, वोल्टा V के तरंग रूप समीकरण से, वोल्टा V के तरंग रूप समीकरण से क्या आ जाएगा, V बराबर V है
साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से पढ़ा है ना, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। सेम यही कंडीशन इसकी। तो क्या होगा, जहाँ बी एम क्या होता है, वोल्टा का अधिकतम मान या वोल्टेज का अधिकतम मान। यहाँ बी एम क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। ठीक है, तो ये बी की जगह समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में वैल्यू रख दीजिए इसकी। क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 2 में जब रखोगे तो आई बराबर, इसको हटा दो, चलिए देखिए, मान रखेंगे तो आई बराबर बी एम अपॉन आर प्लस आर एम वैल्यू रख लीजिए और समीकरण नंबर डाल दिया उसको थर्ड। ठीक है, बी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब समीकरण 3 में क्या है, ये जो वैल्यू है ना वी एम अपॉन आर प्लस आर एल, इसको हम कंसीडर करेंगे, कोई एक वैल्यू की जगह इसका मान रख देंगे। रख देंगे। देखो जरा, ये मिल गया हमको, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस पूरी वैल्यू को हमने आई एम के बराबर मान लिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू विल बी इक्वल आई एम रिप्लेस्ड बाई दिस। ठीक है, तो आई एम को हमने इसकी जगह रखा, तो ये आ गया। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गया, प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप का समीकरण, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ आई एम बराबर क्या है, ये है। ठीक है, तो ये जहाँ आई एम क्या है, धारा का अधिकतम मान, इसको नोट करो। नोट कीजिए इसे। अब इस हर तरंग दृष्टिकारी का गणितीय विश्लेषण आता है। ठीक है, मैथमेटिकल एनालाइज करते हैं इसको। ठीक है, इसकी हेडिंग है आपकी गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण में देखो करने के लिए क्या होगा, कई सारे इसके पॉइंट ज्ञात किए, कई सारे भौतिक राशियों का इसमें मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो क्या, जैसे दिष्ट धारा का औसत मान या बाध्य मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी ज्ञात किया जाएगा।
पहला पॉइंट है औसत या माध्य मान। ठीक है, पूरा रहा ना? सही। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इसके गणितीय विश्लेषण में पहला पॉइंट हम क्या लेके चल रहे हैं? लोड प्रतिरोध आरण पर दिष्ट धारा का औसत या माध्य मान। ये है। ठीक है, इसको हेडिंग को नोट कर लो। देखिए, पहले एक चीज़ समझिएगा क्या, कि ये जो चाहे दिष्ट धारा का तरंग रूप हो या दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप हो, जो हमने कल एसी और डीसी का कल का मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था, तो दोनों ही टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। और आपको पता है कि चक्कर भी लगाते हैं। अर्ध चक्र की जब बात हो रही है तो पूर्ण चक्र भी होगा, एक अर्ध चक्रीय तो दूसरा अर्ध चक्रीय, तो क्या हो गया? पूर्ण चक्र हो गया। ठीक है, तो एक तो चक्रों के रूप में चल रही है, दूसरी चीज़ के समय पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक दो लाइन लिखेंगे कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड करता हो, कोई भी ऐसा फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड करता हो, तो उसका एक पूरे चक्र के लिए जो औसत या माध्यमान होता है, वो निम्नलिखित समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, तो उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम लोड प्रतिरोध पर जो दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, जो निर्गत दिष्ट धारा मिल रही है, उसका औसत या माध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइन लिखेंगे। टाइम पे डिपेंड कर रही है, अभी डायग्राम बनेगा पूरा, उसमें देख लेना आप किस प्रकार से टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, किसी समय आश्रित समय आश्रित फलन का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत या माध्यमान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा क्या फॉर्मूला है, देखिए। अब हम आईडीसी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लोड पर क्या ज्ञात करना है? दिष्ट धारा ही तो ज्ञात करनी है, और दिष्ट धारा का क्या? माध्यमान। तो ये हमने सफिक्स पे क्या लिख दिया? डीसी। डीसी मतलब आप जानते हो डायरेक्ट करंट। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगी? 0 से लेके कैपिटल टी आई वी टी अपॉन, ये है आपका समीकरण। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण है आपका। आई डी सी वैल्यू 0 से लेकर टी आई इंटू डी टी अपॉन कैपिटल टी। समीकरण डालते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोड पर निर्गत दिष्ट जो धारा है उसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। और उसके बाद क्या है कि डायग्राम बनाते हैं, उसको उसमें समझेंगे, फिर यहाँ से प्रोसेस को पिक करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करो।
चलो देखो डायग्राम देखो। इतना आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखो इस पूरे डायग्राम में 3 डायग्राम है आपके, ठीक है। पहला वाला ये है, दूसरा और ये तीसरा। ये पहला वाला जो डायग्राम है ये आपको चित्र देखने से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है आपका ये प्रत्यावर्ती निवेशी संकेत यानी एसी वो अल्टरनेट करंट का ही देखो करंट ग्रुप है ना, जिसमें ऊपर प्लस माइनस करके चल रहा है। ये किसका है केवल, ये आपका डीसी करंट का है और ये आपका डीसी ये डीसी वोल्टेज और ये डीसी करंट का से, ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता, ठीक है। 0 T/2 T 3T/2 2T 5T/2 ऐसे समय अंतराल रहता है। जरा देखो ये 0 यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, ये T/2 कैपिटल T/2 है, ये T फिर 3T/2 फिर 2T फिर आपका ये 5T/2, ठीक है। इस प्रकार से चलता है समय अंतराल के साथ आगे तरंग बढ़ती है। और आपको पता है कि जब ये AC है तो AC का मतलब है कि ये प्लस माइनस प्लस और ऐसे आगे और चलता रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। ये AC को अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा क्या कर दिया गया है, DC। अच्छा इसमें एक लाइन और लिखनी थी, कल जो थ्योरी लिखाई है मेरे को याद आया अभी, आप लोग लिख लेना। देखो सभी लोग क्या लिखोगे, आज इस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर लिखना सबसे पहले, यानी जो गणितीय विश्लेषण है। और गणितीय विश्लेषण से भी पहले जो भी हमने कराया था ना RS RF और वो, उससे भी पहले यानी कि जो थ्योरी कल कंप्लीट हुई है इस वीडियो लेक्चर में, उसको नीचे आपको लिखना है कि अतः स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती तरंग का, प्रत्यावर्ती वोल्टा तरंग का
केवल आधे भाग का दिष्टकरण होता है। ठीक है, तो देखो केवल अगर प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी तो यही से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कि जब ये धनात्मक अर्चक उस पर आरोपित होता है तभी तो डायोड अगर अभिनति में होता है ना, फॉरवर्ड बाइस में, तो इसी के दौरान धारा बहती है उसमें लोड प्रतिरोध पर। जब ये एंटर करता है इनपुट पर तो फिर डायोड किस में चला जाता है, रिवर्स बाइस में, तो लोड पर कोई धारा बहती है, कुछ आउटपुट मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ क्या दिखा दिया, जीरो, कुछ नहीं। ऐसे ही फिर जब ये इनपुट होता है एसी, लोड पर मिलता है, ये होगा जीरो, लोड पर हो जाएगा, ये मिलेगा, मिलता है। ठीक है, तो अर्ध तरंग, इसका नाम ही जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि ये प्रत्यावर्ती तरंग के आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है। इसको अभी लिख दूंगा, यहीं पे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लस ये आ गया, ये है आपका दिष्ट वोल्टता। ये है दिष्ट धारा, जीरो जीरो। ये मैक्सिमम वैल्यू मान ली हमने V नॉट, यानी प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसका मैक्सिमम मान यानी आयाम कितना मान लिया, V नॉट। ये आपकी दिष्ट वोल्टता है, ये आपकी दिष्ट धारा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जीरो हो गया, T/2 T 3T/2 2T 5T/2। ठीक है, इसको भी कर दिए, इसको भी लिख दीजिए। ये क्या आ गया, T/2 T 3T/2 2T और ये 5T/2। ठीक है, इसकी वोल्टेज आप लिख दीजिए मैक्सिमम Vm, क्योंकि दिष्ट वोल्टता का अधिकतम मान हमने कितना माना है, Vm माना है, तो हमने Vm लिख दिया। और ये दिष्ट धारा है, तो दिष्ट धारा का अधिकतम मान कितना मान लिया हमने, Im। ये Im, ये Vm, ये Vo, ये AC का है, यानी कि दिष्टग्रहण से पहले वाला पार्ट है, ये दिष्टग्रहण के बाद वाला। कौन सी दिष्टकारी के द्वारा, अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा जो दिष्टग्रहण होता है ये वाला। इसको आपको डायग्राम को बनाना है। ठीक है, और इसी प्रकार से बनाना है कि ये लगभग बराबर आना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, तरंग का ऐसा नहीं कि एक भाग बड़ा छोटा कर दो, ऐसा करिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा दिख रहा है। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि चौथी चित्र से स्पष्ट है अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा, अर्ध तरंग दिष्टकारी के द्वारा आधे भाग का दिष्टकरण होता है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए जरा ये हो गया। अब इस डायग्राम को आप बना लेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, क्लियर। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, क्योंकि अभी हम समीकरण 1 पे वापस जाएंगे अपने, तो समीकरण 1 पे जाने से पहले हम इसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी का तो औसत मान और माध्यमान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दो क्या कि इस कंडीशन में 0 से लेकर T/2 तक तो वोल्टता या वोल्ट धारा आपको मिल रही है। यहाँ देखो 0 से लेकर T/2 तक तो आपको धारा मिल रही है। T/2 से T वाले पार्ट में, भाग में, क्या इसमें धारा बह रही है, कोई धारा नहीं बह रही, क्या होगा, 0 मान हो गया। इसका यूज उसमें होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो और मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्धतरंग कार्य का गणितीय विश्लेषण का जो पहला पॉइंट है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या डायग्राम बना लिया, और अब हम जो इक्वेशन एक था आई डी सी बराबर समाकलन 0 से t कैपिटल आई डी टी अपॉन कैपिटल टी, उसको हम यूज करके इसका सॉल्यूशन जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।